अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 एज पर द सिलेबस ऑफ NCERT एंड जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आल्सो। तो चैप्टर का जो टाइटल है चैप्टर नंबर 5 का, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में किस टाइप के पॉपुलर जो स्ट्रगल्स होते हैं एंड मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में। स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स का मतलब ये हो गया कि किस टाइप के जिद्दोजहद और लोग जो है तहरीक या जुलूस की शक्ल में या किसी प्रोटेस्ट की शक्ल में करते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में। किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम देखेंगे कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स कौन कौन से हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। इन द अर्लियर चैप्टर्स वी डिस्कस्ड व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स शेयर पावर। In this chapter, we will carry this discussion further and see how those who exercise power are constrained by the influence and pressure exerted on them. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि पावर शेयरिंग जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट भी आपने पढ़ा और सोशल ग्रुप्स के बारे में आपने भी पढ़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारे पावर शेयरिंग्स के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो इससे पहले तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसी डिस्कशन को हम आगे लेंगे और हम देखेंगे कि किस टाइप की चीज़ें जो है पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी ऑलवेज वेरिएबली इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट्स। द डिफरेंस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वेव्स। दोज हु आर इन पावर आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस कॉन्फ्लिक्ट demands and pressures. We begin this chapter with a discussion of how struggles around conflicting demands and pressure shapes democracy. This leads to an analysis of different ways and organizations through which ordinary citizens can play a role in democracy. In this chapter, we look at the indirect ways of influencing politics through pressure groups and movements. This leads us in the next chapter to the direct ways of controlling political power in the forms of political parties. यहाँ पे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकटली अगर मैं बताऊँ तो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स में ये कहता है कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि पावर शेयरिंग के बारे में, सेंटर कैसे पावर शेयर करता है, स्टेट पे कितना पावर होता है, डिस्ट्रिक्ट पे कितना पावर होता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का क्या रोल रहता है। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जिसके हाथ में पावर होता है, ठीक है, किसी भी देश में आप देखो कि जिसके हाथ में पावर होता है उसको किसी न किसी टाइप का चैलेंजेस का या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हुकूमत चलाता है तो उसके अंडर जो है बहुत सारे लोग होता है। कोई लोग उससे राज़ी होते हैं तो कोई लोग उससे नाराज़ होता है। तो जो डेमोक्रेसी में या नॉन डेमोक्रेटिक में जो कुर्सी पे बैठा हुआ लोग होता है, जो समाज में बड़े लोग होते हैं, मींस जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या किंग होता है, उसको किसी न किसी टाइप का चैलेंज हमेशा रहता है। तो आज हम देखेंगे कि लोग जो है अपने शिकायतों को, शिकवों को किस तरीके से डेमोक्रेसी में और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रिप्रेजेंटेटिव्स और किंग्स या लीडर्स के सामने रखते हैं और लीडर्स उन चैलेंजेस को किस नज़र से देखते हैं, और जो लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग किस एंगल से करते हैं और किस हिसाब से करते हैं। और प्रेशर ग्रुप के ज़रिए लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और मूवमेंट ग्रुप के ज़रिए। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप ये समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पावर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में आ जाता है और वो किसी भी पॉलिटिकल पावर को कैसे चलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलीविया। पॉपुलर जो स्ट्रगल्स होते हैं हुआ था नेपाल और बोलीविया में। नेपाल और बोलीविया दो कंट्री हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है
किस टाइप के पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए थे नेपाल और बोलिविया में? डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ट्रम्प ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड? We studied it last year in the first chapter of class 9th. The story reminded us about the role played by the people in making of democracy. Let us read two recent stories of that kind of see how power is exercised in democracy. यहाँ पे कहता है कि क्या आपको ये याद है जब आप क्लास 9th में था तो आपने पोलैंड का एक कहानी आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में। तो जो पोलैंड का जो कहानी था वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में ठीक है। तो उस चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से पोलैंड में डेमोक्रेसी आया, फिर डेमोक्रेसी फिर से ख़त्म हो गया, फिर से डेमोक्रेसी आया। तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पता है तो जहाँ पे हमने पोलैंड के बारे में पढ़ा था तो आप जो है आसान से ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से लोगों का रोल रहता है डेमोक्रेसी में सुधार लाने के लिए। किसी भी टाइप के डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे गलतियां भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी में सुधार लाया जा सकता है। और यहाँ पे इसी चैप्टर में हम इस बुक में हम 2 स्टोरीज़ पढ़ेंगे। एक हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी आया और ख़त्म हुआ, फिर से आया और फिर से ख़त्म हुआ। और इसके बाद हम बोलिविया जो एक कंट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में किस तरीके से डेमोक्रेसी आया और जो नेपालीज थे उन्होंने डेमोक्रेसी लाने के लिए क्या क्या कोशिशें किया। तो मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में पहले डेमोक्रेसी नहीं था, पहले नेपाल में किंग का हुकूमत था। अब नेपालीज जो पीपल हैं उन लोगों ने डेमोक्रेसी इख्तियार करने के लिए, डेमोक्रेसी कायम करने के लिए किस हिसाब और कितना मतलब जो है कुर्बानियाँ और स्ट्रगल किया। नेपाल witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. The movement was aimed at restoring democracy. Nepal, you might recall, was one of the third wave countries that had won democracy in 1990. Although the king formally remained the head of the state, the real power was exercised by popularly elected representatives. King Birendra, who has accepted his transition from the absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल जो है वो विटनेस है, नेपाल जो है वो गवाह है कि अप्रैल 2006 में क्या हुआ था। नेपाल में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, पब्लिक ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था अप्रैल 2006 में नेपाल में डेमोक्रेसी कायम करने के लिए। उससे पहले अगर हम जाएंगे तो नेपाल में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अगर आपको याद है तो नेपाल जो है वो थर्ड वेव कंट्रीज़ दैट हैड वन डेमोक्रेसी, वो मतलब तीसरे वेव ऑफ कंट्रीज़ में आते हैं जिन्होंने क्या किया 1990 में डेमोक्रेसी को इख्तियार किया। इसी तरीके से नेपाल ने भी 1990 के आसपास या 1990 के शुरुआत में ही अपने जो कंट्री में जो किंग था उस किंग के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया। लड़ना क्यों शुरू किया? क्योंकि किंग को निकाल कर नेपाल में एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाना चाहता था। लेकिन नेपाल में जो रियल पावर है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास था, लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट था, जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, उसी तरीके से वहाँ पे किंग होता था। ठीक है, तो किंग का नाम क्या था? किंग बिरेंद्रा, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. लोगों ने जब किंग बिरेंद्रा को तंग किया कि भाई साहब आप कुर्सी से हट जाइए, हमें डेमोक्रेटिक एक सरकार बनाना है, तो लास्ट में किंग बिरेंद्रा जिन्होंने नेपाल में काफ़ी हद तक हुकूमत किया था, किंग बिरेंद्रा ने ये एक्सेप्ट किया कि चलो भाई मैं हट जाता हूँ कुर्सी से, लेकिन आज तक मैं तुम लोगों के ऊपर एब्सोल्यूट मोनार्की के ज़रिए हुकूमत करता था। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स अनलिमिटेड, मोनार्की मीन्स किंग। ठीक है, वो किंग जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता था उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। तो नेपाल का जो पहले वाला जो किंग था जिसका नाम था बिरेंद्रा
वो उसके पास पहले पावर था हद से ज़्यादा, तो उस टाइम पे कोई भी किसी भी टाइप का डेमोक्रेटिक सरकार नहीं था, तो उसको कहते थे एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर था किंग बीरेंद्रा के पास पहले। लेकिन अब किंग बीरेंद्रा ने कहा कि मैं ज़्यादा पावर अपने पास नहीं रखता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को इलेक्शन का भी हक देता हूँ, तो इसीलिए किंग बीरेंद्रा का जो एब्सोल्यूट पावर था या एब्सोल्यूट मोनार्की था वो कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल का जो बादशाह था वो पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, मींस उसके पास पावर हद से ज़्यादा था, वो अपने मनमानी और मनमर्जी कर सकता था। लेकिन अब इसके बाद जब लोगों ने डिमांड किया डेमोक्रेसी का, तो नेपाल का जो किंग है उसने 2001 के आसपास ये कहा कि आज के बाद मैं एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं हूँ, मैं अपने पावर को कम करता हूँ, मैं लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देता हूँ ताकि आप लोग इलेक्शन लड़े और बाकी चीज़ें करें। तो इसीलिए क्या किया, नेपाल के किंग ने 2001 में एब्सोल्यूट मोनार्की से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। मींस आज के बाद ये मोनार्की हैं, ये किंग भी हैं, किंग भी रहेगा, उसी जगह पे रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल ये काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने मनमानी या मनमर्जी से कोई भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए किंग बीरेंद्रा जो है पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था जिसके पास हद से ज़्यादा पावर था, बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए, ठीक है। तो किंग पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब थोड़ा लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गया। लेकिन इस किंग को क्या किया, एक 2001 में इसको किल कर दिया, ठीक है, इसको मार दिया किंग बीरेंद्रा को। इसके बाद कौन सा किंग आता है, किंग गयानेंद्र द न्यू किंग ऑफ नेपाल वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल। ही टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। In February 2005, the king dismissed the then prime minister and dissolved the popularly elected parliament. The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 2001 में जब किंग बीरेंद्रा को मार देते हैं तो उसके बाद किंग गयानेंद्रा आता है। तो किंग गयानेंद्रा ये कहता है कि भाई साहब, मुझे किंग जो मेरे मुझसे पहले वाला जो किंग था, किंग बीरेंद्रा था, उसको डेमोक्रेटिक रूल्स पसंद था, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को एब्सोल्यूट मोनार्की से कन्वर्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। लेकिन मुझे किसी भी टाइप का डेमोक्रेटिक चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसीलिए जो नया किंग होता है, किंग गयानेंद्रा, ये कहता है कि मैं किसी भी टाइप का डेमोक्रेटिक चीज़ें जो है वो पसंद नहीं करता हूँ, मैं डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता हूँ। इसीलिए इसने क्या किया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, जो किंग बीरेंद्रा के टाइम पर इलेक्शन हुआ था, उस टाइम उस सरकार को जो काफ़ी वीक हुआ था, जो कमज़ोर हुआ था, 2005 में किंग ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम का नेपाल का जो 2005 में जो प्राइम मिनिस्टर था, फरवरी 2005 में प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म कर दिया और पूरे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके फेंक दिया, ठीक है। तो इसीलिए जो अप्रैल 2006 था, उस टाइम पे किंग गयानेंद्रा ने नेपाल का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फिर से एक बार तबाह कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पहले नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं था, तो एक किंग था जिसका नाम था किंग बीरेंद्रा। लेकिन किंग बीरेंद्रा जो है, जब लोगों ने 1990 में प्रोटेस्ट किया कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो किंग बीरेंद्रा ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आपको डेमोक्रेसी दे देता हूँ, मैं अपने पावर को कम करता हूँ और आपको डेमोक्रेटिक पावर दे देता हूँ। इसीलिए वो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो किंग तो होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, मीन्स थोड़ा बहुत लोगों को पावर और रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद 2001 में किंग बीरेंद्रा को मार देता है, तो इसके बाद और एक नया किंग आता है, किंग गयानेंद्रा, जिसको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद नहीं होते और नेपाल की डेमोक्रेसी को तहस नहस कर देते हैं और नेपाल को ख़त्म कर देते हैं और पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर देते हैं। 2006 में वो फिर से एक एब्सोल्यूट मोनार्की वाला कंट्री बनाता है। इसके बाद कौन सा चीज़ आता है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे नेपाल के बारे में बात कर रहा है। तो इसके बाद ऑल द मेजर political parties in the parliament formed a 7-party alliance SPA and called for a 4-day strike in Kathmandu, the country's capital.
The protest soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgents and various other organizations joined hands. अब जब किंग गयानेंद्रा ने ये कहा कि 2006 में भाई हमें तुम्हारा असेंबली नहीं चाहिए, तुम्हारा पार्लियामेंट नहीं चाहिए, मैं फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर जो अपनी मनमानी है वो सब कुछ करूँगा। तो इसके बाद लोग क्या करता है, 7 पार्टी मिलकर, 7 पार्टी, जो 7 नेपाल का पॉलिटिकल पार्टी होता है या ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो सारे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है 7 पार्टी अलायंस। मीन्स 7 पार्टी का अलायंस मीन्स ग्रुप, टीम। तो उसका शॉर्ट फॉर्म में SPA नाम पड़ता है। और वो कहता है कि हम क्या करेंगे, किंग गयानंद्रा के ख़िलाफ़, उसके सरकार के ख़िलाफ़, उसने हमारे ऊपर शख्सी राज जमाया है, उसके ख़िलाफ़ हम स्ट्राइक करेंगे कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। कहाँ पे, काठमांडू में, जो कि नेपाल का कैपिटल है। तो इसी तरीके से वो 4 दिन के हड़ताल पर जाते हैं। कौन, नेपाल के पब्लिक। किस बात पर, फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए वो डिमांड करते हैं किंग गयानेंद्रा को, क्योंकि किंग गयानेंद्रा ने क्या किया था, डेमोक्रेसी को तबाह किया था, क्योंकि उससे पहले वाला जो बिरेंद्रा था उसने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया था। तो धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट 4 दिन का होता है, हड़ताल। इस प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है वो क्या हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा इंडेफिनिट स्ट्राइक, ख़तरनाक एक हड़ताल या ख़तरनाक एक फसाद वाला माहौल बन जाता है। क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स होता है, आम पब्लिक, उसमें एक माविस्ट इंसर्जेंट्स, जो मिलिटेंट ग्रुप होता है नेपाल में, एक माविज़म जिसको हम कहते हैं, माविस्ट इंसर्जेंट्स जो है वो उस हड़ताल में मिल जाते हैं और मिल के हड़ताल में काफ़ी बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं। पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट्स। The security forces found themselves unable to take on more than 1 lakh people who gathered almost every day to demand restoration of democracy. लोग जो है वो गलियों में जाने लगे, गलियों में जाकर लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड किया और किंग गयानंद्रा के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने लगे और लाखों की तादाद में लोग जमा होते गए और पुलिस और सिक्योरिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उनको संभालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों का यही डिमांड था कि डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर किया जाए। द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर रिच्ड बिटवीन 3 and 5 lakhs on 21st April and they served an ultimatum to the king. The leaders of the movement rejected the half-hearted concession made by the king. They stuck to their demand. ठीक है, अब धीरे धीरे हड़ताल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रहा था। 3 से 5 लाख तक लोग जो है काठमांडू में जमा हुए 21 अप्रैल को, और इन लोगों ने किंग को अल्टीमेटम दिया। इन्होंने किंग को कहा कि हमें तुम्हारा आधा डेमोक्रेसी या तुम्हारा शख्सी राज या तुम्हारा एब्सोल्यूट मोनार्की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें नेपाल में कंप्लीट डेमोक्रेसी चाहिए। और किंग को ये अल्टीमेटम देता है, अगर आप जो है नेपाल को छोड़कर भाग नहीं जाते हो, अगर आप नेपाल को डेमोक्रेटिक नहीं बनाने देते हो, हम नेपाल को आग लगा देंगे। तो लोग जो है कहता है कि हमें फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी चाहिए और हमें किसी भी टाइप का एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तो दे स्टक टू देयर डिमांड्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कहता है कि पब्लिक कहता है कि किंग गयानंद्रा से, भाई साहब फिर से एक बार डेमोक्रेसी नेपाल में रिस्टोर करो, और हम क्या करेंगे, नेपाल में जो किंग बिरेंद्रा था 1990s में, उस टाइम की तरह हमें एक बार फिर से पार्लियामेंट और ये सारे इलेक्शन का जो चीज़ें हैं वो सब कुछ रिस्टोर करो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर किंग जो है अपनी मनमानी करके अपनी मनमर्जी करते हैं, तो हम किंग के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नेपाल का पब्लिक जो है किंग को धमकी देता है। 24 अप्रैल 2006, द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम, द किंग वाज फोर्स्ड टू कंसीड all the 3 demands. The SPA chose Girija Prasad Koirala as the new Prime Minister of the interim government. The restored parliament met and passed laws taking away most of the powers of the king. The SPA and the Maoists came to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected. इसके बाद क्या होता है, 24 अप्रैल 2006 को लास्ट दिन था, मतलब ये आखिरी दिन था कि यहाँ तक मोहलत दिया था नेपाल के पब्लिक ने किंग गयानंद्रा को। तो लास्ट में मजबूर होकर किंग जो है वो लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद किंग का पावर कम हो जाते हैं
और किंग का पावर मजबूरन कम हो जाते हैं और किंग का जितना भी सारा पावर होता है वो सब कुछ पब्लिक को चला जाता है डेमोक्रेसी की शक्ल में, और किंग के पास सिर्फ थोड़ा सा पावर ही बच जाता है। अभी किंग को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जाता है, लेकिन लोगों को पार्लियामेंट और इलेक्शन का राइट्स दिया जाता है। इसके बाद एसपीए जो है वो क्या करता है, एसपीए जो 7 पार्टी अलायंस था, 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ग्रुप था, ये क्या करता है, गिरिजा प्रसाद कोरेला इस इंसान को एक नया प्राइम मिनिस्टर बना देता है नेपाल का 2006 में, जहाँ पे नेपाल में एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाता है। इंटीरियम मीन्स फ़िलहाल के लिए 1-2 साल के लिए, एक अभी फाइनल इलेक्शन नहीं होते हैं तो फ़िलहाल के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाता है, जिसका जी क्या होता है, जिसका प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म कौन होता है, एसपीए जो है उसको गिरिजा प्रसाद कोरेला को प्राइम मिनिस्टर नेपाल का बना देता है। इसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट को फिर से रिस्टोर किया जाता है, लॉस को पास किया जाता है पार्लियामेंट में। जब कानून को पास किया जाता है तो नेपाल के लोग और रिप्रेजेंटेटिव्स और एसपीए के मेंबर्स क्या करता है, किंग के पास जितने भी पावर होते हैं उन सबको पार्लियामेंट के ज़रिए किंग से छीन लेता है, और किंग के पास सिर्फ 20% जैसा पावर ही रहता है। इसके बाद जो एसपीए था, 7 पार्टी अलायंस, और जो माविस्ट ग्रुप था जिसको मैंने पहले मिलिटेंट बताया, तो ये दोनों एक होता है, दोनों जो है किंग के ख़िलाफ़ होता है। माविस्ट या जो माविज़म है, जो मिलिटेंट ग्रुप था माविस्ट, वो भी किंग के ख़िलाफ़ था, और जो एसपीए जो लोकल पब्लिक के साथ था वो भी किंग के ख़िलाफ़ था। तो दोनों मिलकर क्या करता है, नेपाल में एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। In 2008, the monarchy was abolished and Nepal became a federal democratic republic. आखिरकार 2008 में क्या हो जाते हैं, मोनार्की को पूरा रिमूव किया जाता है और नेपाल एक अच्छा खासा डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। In 2015, it adopted a new constitution. The struggle of the Nepali people is a source of inspiration on democratic all over the world. और इसके बाद 2008 में हालात और भी अच्छे हो जाते हैं, नेपाल में डेमोक्रेसी आ जाते हैं, और इसके बाद 2015 में नेपाल एक नया आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, और नेपाल का जो स्ट्रक्चर होता है, नेपाल का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो इनकलाब है वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे आज हमने किसके बारे में बात किया, नेपाल के बारे में आज हमने यहाँ पे बात किया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो है पहले किंग वीरेंद्र था, उसने डेमोक्रेसी फिर से एस्टेब्लिश लाया, फिर से ख़त्म किया, फिर किंग ज्ञानेंद्र आया। तो इसी तरीके से नेपाल के लोगों ने कितना कुछ स्ट्रगल किया, जिसके बदौलत नेपाल में आज क्या हुआ, डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पे बोलीवियास वाटर वार हम पढ़ेंगे कि बोलीविया में, जो बोलीविया एक कंट्री है, यहाँ पे पानी का मसला ये क्या था, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल अप्लाई टू द स्ट्रगल फॉर एस्टेब्लिशिंग और रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। अगर आपने 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का, वहाँ पे पोलैंड के बारे में बताया, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात किया था, और नेपाल के बारे में आपने अभी पढ़ा कि आप इन दोनों को देखकर समझे होंगे कि लोगों की प्रोटेस्ट और जुलूस और हड़ताल में कितना दम था, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाता है और एक जालिम बादशाह को या किसी भी मिलिट्री हुकूमत को उस कंट्री से हम रिमूव कर सकते हैं। बट द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल डज नॉट कम टू एन एंड with the establishment of democracy. People successfully struggle against privatization of water in Bolivia reminds us that popular struggle are integral to the working of democracy. लेकिन नेपाल में पहले किंग था, फिर इसके बाद डेमोक्रेसी लाया, पोलैंड में पहले किंग था, फिर इसके बाद डेमोक्रेसी लाया, या किसी और कंट्रीज़ में जहाँ पे पहले किंग होता है या मिलिट्री होता है या डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ पे हम डेमोक्रेसी लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री में अमन व शांति होगा। डेमोक्रेसी लाएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है, लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस होगा। लेकिन क्या आपको लगता है जब एक बार डेमोक्रेसी आएंगे तो कंट्री में फसाद ख़त्म होगा? ना, यहाँ पे जब डेमोक्रेसी आ जाता है या आने से पहले या आने के बाद जो है वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है। हाँ, डेमोक्रेसी आने के बाद थोड़ा बहुत लोगों को रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉपुलर स्ट्रगल, लोग जो है स्ट्रगल सिर्फ डेमोक्रेसी लाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि
अपने रोज़मर्रा दूसरे चीज़ात के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। जैसे अगर हम बोलीविया की बात करेंगे तो बोलीविया में जो वाटर इशू था, जो पानी का मसला था, जहाँ पे क्या हुआ था, पानी को प्राइवेटाइज किया गया था। मतलब बोलीविया में जो पीने का पानी होता है उसको क्या करता है, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अडॉप्ट करता है, मीन्स उसको उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाता है, कंट्रोल करता है। जो बोलीविया में जो पीने का पानी होता है उसके ऊपर एक प्राइवेट कंपनी जो एमएनसी होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है, जो इंटरनेशनल कंपनी होता है, एजेंसी, वो एजेंसी क्या करता है, बोलीविया की कंट्री में जाकर पीने के पानी जो है उस पे वो कंट्रोल करता है। फिर वो पानी को, पीने का जो पानी होता है वो महंगे दामों में बेच देता है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे भी लोगों को पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स करने पड़ते हैं पानी को एक प्राइवेट कंपनी से आज़ाद करने के लिए। Bolivia is a poor country in Latin America. The World Bank pressurizes the government to give up its control of municipal water supply. The government sold these rights for the city of Cochabamba to a multinational company MNC. The company immediately increased the price of water by 4 times. Many people receive a monthly water bill of rupees 1000 in a country where average income is around 5000 a month. This led to a spontaneous popular protest. अगर हम बोलीविया की बात करेंगे तो बोलीविया एक लैटिन अमेरिका में एक गरीब कंट्री है। यहाँ पे क्या होता है, पानी का मसला होता है। जो पानी होता है वो पहले कोचाबैम्बा एक सिटी होता है, इस सिटी में जो पानी होता है उस पानी को क्या करते हैं, मल्टीनेशनल एक कंपनी होता है इंटरनेशनल, वो कंपनी जो है उस पानी के ऊपर वो मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। सरकार क्या करता है, उस प्राइवेट कंपनी को वो पानी का कंट्रोलिंग देता है, मतलब पानी का फीस कितना रखना है, पानी कब देना है, कब नहीं देना है। तो पीने का पानी का जो सारा कंट्रोल वो सरकार अपने अंडर नहीं रखते हैं, बल्कि सरकार क्या करता है, एक एमएनसी को, इंटरनेशनल कंपनी को देता है। तो ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होता है और ये अपने ज़ाती मफाद और मकसद के लिए पानी का दाम जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पानी का दाम मीन्स पानी का कीमत या पानी का जो फ़ी होता है पीने का पानी का, वो पहले 1 टाइम था, तो अब ये 4 गुना महंगा कर देता है। कौन, ये एमएनसीज, क्योंकि ये एमएनसी जो है वो प्राइवेट कंपनी था और ये अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो अब पानी का बिल कर देता है, ये कंपनी क्या करता है, 1000 रुपया महीने का 1000 पानी का बिल देता है, किसको, बोलीविया की कंट्री के पीपल्स को, ठीक है। उनको देता है कि भाई महीने का 1000 रुपया पानी के बिल दे दो, ठीक है, और पानी ले जाओ। और जिसके पास 1000 रुपये नहीं है उसको पानी नहीं मिलेगा। तो इन बेचारों का जो पुअर कंट्रीज और जो बोलीविया है, यहाँ पे लोगों के पास सिर्फ 5000 रुपये मंथली आता था लेबर करके, तो 1000 रुपये सीधा पानी को जाता था। तो बचा कितना बचता है बाकी फैमिलीज़ को, 4000 को क्या आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एमएनसी को रिमूव करने के लिए और पानी का जो कंट्रोलिंग है, पानी का जो अथॉरिटी है, वो फिर से एक बार सरकार के अंडर देने के लिए बोलीविया में क्या किया, लोगों ने प्रोटेस्ट और पॉपुलर स्ट्रगल्स मूवमेंट्स करना शुरू किया। जनवरी 2000 एनयू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड a successful 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। द गवर्नमेंट एग्री टू निगोशिएट एंड स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। जनवरी 2000 में क्या हो जाते हैं, एक नया अलायंस बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक मतलब हड़ताल करने के लिए बोलीविया के लोगों में एक शूर आ जाते हैं। जिस तरीके से नेपाल में एसपीए बनाया, 7 पार्टी अलायंस, इसीलिए इसी तरह यहाँ पे भी एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप में लेबर्स भी होते हैं, ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी लीडर्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। और ये कहता है कि हम बोलीविया में क्या करेंगे, पानी के दाम के ख़िलाफ़ जो प्राइवेट कंपनी है उसको भगाने के लिए हम 4 दिन नेपाल में सरकार के ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे। तो लास्ट में गवर्नमेंट मजबूर हो जाते हैं और निगोशिएट करता है और हड़ताल को ख़त्म करता है। Yet nothing happened. The police resorted to brutal repression when the agitation was started again in February. लेकिन सरकार खाली वादे करते थे कि पानी का दाम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन लोगों ने भी 2-3 या 10 दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन क्या हुआ, किसी ने भी लोगों का वादा पूरा नहीं किया। तो लोग फिर से हड़ताल पे बैठने लगे पानी का दाम कम करने के लिए और पानी को उस प्राइवेट एजेंसी से निकाल कर सरकार के अंदर
डालने के लिए, क्योंकि जब सरकार पानी की फ़ीस जमा करेंगे तो सरकार तो महीने के सिर्फ 200 रुपये जमा करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी महीने का 1000 रुपये जमा करते थे, जिसका ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है? बोलीविया के कॉमन पीपल्स को। तो जब फरवरी में फिर से एक बार एजिटेशन और हड़ताल होते हैं तो इस बार पुलिस जो है डंडे मारते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये स्ट्रगल अभी जारी रहता है। अनदर स्ट्राइक फॉलोड इन अप्रैल एंड द गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ, बट द पावर ऑफ द पीपल forced the official of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protesters. The contract with MNC was cancelled and water supply was restored to municipality at old rates. ठीक है। इसके बाद अप्रैल में फिर से एक बार प्रोटेस्ट करते हैं, तो या इस बार आर्मी और पुलिस क्या करते हैं? मार्शल लॉ इख्तियार करते हैं और लोगों के ऊपर डंडे और मतलब जुल्म ज़ालिमाना तरीक़े से लोगों के ऊपर मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग मारना शुरू करते हैं। लेकिन ये पुलिस और बोलीविया के सरकार भी लोगों के ऊपर कितना जुल्म करेगा? एक न एक दिन तो एमएनसी को भाग के जाना ही था। तो अब लास्ट में जो एमएनसी था, जिसने पानी के ऊपर जिस एजेंसी ने कब्ज़ा किया था, वो एजेंसी लास्ट में एमएनसी जो था एजेंसी प्राइवेट कंपनी था, वो भागने के लिए तैयार हुआ और मजबूर होकर वो सिटी को छोड़कर बोलीविया से भागने लगे। तो लोगों की डिमांड जो है वो पूरा करने के लिए अब सरकार काफ़ी तैयार हो चुका था, क्योंकि अब ये कंपनी तो भाग चुका था। तो अब जो पानी का जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था हमारे बोलीविया के सरकार ने एमएनसी के साथ एक प्राइवेट कंपनी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया और पानी फिर से पुराने रेट पर चला गया, जहाँ पे 100 या 200 रुपये या 300 रुपये मंथली था, तो उसी रेट पे फिर से चला जाता है और पानी का कंट्रोल फिर से बोलीविया के म्यूनिसिपैलिटी सरकार के अंडर चले जाते हैं। इसको कहते हैं दिस टू बी केम टू बी नोन एज बोलीवियास वाटर वार। इसी को कहते हैं बोलीविया में जो पानी का जंग हुआ, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा कि डेमोक्रेसी तो था यहाँ पे, ठीक है। तो नेपाल में हमने देखा कि डेमोक्रेसी नहीं था, डेमोक्रेसी लाया, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी तो था, लेकिन डेमोक्रेसी लाना ही सिर्फ कंट्री के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी बहुत सारे इशू होते हैं। जैसे कि बोलीविया में पानी का इशू था, जो एक प्राइवेट कंपनी को दिया था, जिसकी वजह से लोगों को महंगा मिल रहा था। अब लोगों ने पॉपुलर प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स के ज़रिए पानी का दाम फिर से सस्ता कर दिया और वो कंपनी भाग कर जाने में मजबूर हो गए। लास्ट में लोग जो है अपनी ज़िंदगी आराम के साथ बसर करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पॉपुलर स्ट्रगल, लोगों की स्ट्रगल और मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट और हड़ताल की वजह से डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में किस हद तक चेंजिंग और इनकलाब हम ला सकता है और अब तक लाया है। तो इसी के साथ मैं सज्जाद हुसैन आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।